जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू टेक्निक क्लासेस। जैसे कि हम एमसीक्यू का हम रिवीजन सेशन देख रहे थे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, अपने लास्ट सेशन में हमने रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम डेमोग्राफी, आपके जो भी, चाहे आप एफए की प्रिपरेशन कर रहे हो या जूनियर असिस्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जेकेएसएसबी के, वहां पर एक सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाले में, डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शन। तो इस टॉपिक को आज हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। आप कंसंट्रेशन से पढ़ना, अच्छे वे में इस टॉपिक को हम प्रिपेयर कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, बट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद भी आंसर देने की कोशिश करें। सो द वेरी फर्स्ट, पहले कुछ क्वेश्चन सेंसस के देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो नया सेंसस अब होने जा रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी देखेंगे, उसके बाद डेमोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम टॉपिक को कवर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 ऑफ इंडिया वाज। देखो, डिकेडल का मतलब होता है, डिकेड मतलब होता है अ टाइम ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही। देखो, सेंसस आया आपका 2011 में, उसके बाद अभी तक कोई सेंसस तो नहीं हुआ। तो 2011 सेंसस से पहले जो पूरा डिकेड था 2001 से 2011 तक का, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रही? 21.5%, 18.7%, 17.7% या 19.3%? ठीक है, करो ट्राई। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया होगा। देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पर ना एक पीआईबी का आर्टिकल लाया है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल छपा था, कब छपा था? 31 मार्च 2011 का ये आपके पास आर्टिकल है। यहाँ से कुछ हम सेंसस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि कंट्रीज पॉपुलेशन रीचेस 1210 मिलियन एज पर सेंसस 2011। तो इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है? 1210 मिलियन। उस क्वेश्चन का भी आंसर यहीं से मिल जाएगा, तभी यहां पर लाया आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें एक सेकंड क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश रिमेन्स मोस्ट पॉपुलर स्टेट। सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 199 मिलियन। अगर पूरी देश की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1210 मिलियन है, तो उसमें से 199 मतलब 200 मिलियन लगा लो, वो किसकी है? सिर्फ यूपी की। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है। ओवरऑल सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो सेक्स रेशियो कितनी पहुंच गई इंडिया की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 940। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है? 940। क्या अब आगे क्या कहता है? 7 पॉइंट्स इंक्रीजेज ओवर 2001। तो 2001 से अभी 7 बढ़ गई है, इसका मतलब 2001 पे कितनी हुई होगी? 933। ठीक है, तो सेक्स रेशियो इंप्रूव होना मतलब अच्छा फीचर है कि इंडिया में मेन और फीमेल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहे, तो बेटर चीज है हमारे लिए। ठीक है, लिटरेसी रेट गोज अप टू 74.04%। तो लिटरेसी रेट कितना है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? लिटरेसी रेट होता है कि एक कंट्री में कितने लोग लिटरेट हैं। लिटरेट उन पर्सन को कंसिडर किया जाता है जो पढ़ लिख समझ सकें, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज है? 74.04% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और उसके पहले कितनी थी? 64.8 थी। मतलब लिटरेसी रेट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कुछ और चीजें देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है। और पॉपुलेशन में, हाँ, अब हमारी जो 1210 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें मेल कितने हैं? तो 52% लगा लो। यहाँ पर कितना है? 51.54%। तो अप्रोक्सीमेटली 52% मेल है और अप्रोक्सीमेटली 48% फीमेल है। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो याद कर लेना। और परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई है डिकेड में? 2001 से 2011 के बीच में परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है? 17.64%। तो अप्रोक्सीमेटली हम 17.7% लगा सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अभी बताऊंगा वापस। और मेल 17.19% बढ़े हैं और फीमेल 18.12% बढ़ी है। ठीक है, डिकेड में। ओवरऑल अगर पूछे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 17.64%। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रही? तो 17.7%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है 2001 से 11 वाला। अगर मैं इससे पीछे वाला बात करूं, 1991 से लेकर 2001 के बीच में, तो इस डिकेड में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी? 21.54%। ये हुई थी 1991 से लेकर 2001 के बीच में। और 2001 से 2011 के बीच में 17.7%। एक दो चीजें और देख लेते हैं जो यहाँ की इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यूपी आपने देख लिया, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र, ये वो, ये सारा बताया हुआ कि किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। ठीक है, अब ये एग्जाम में एक चीज यहां से पूछेगा कि तीन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कि तीन ऐसी स्टेट हैं बड़ी जिनकी सेक्स रेशियो में कमी आई है, सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ, बढ़ने के बजाय कम हुआ। वो कौन सी तीन स्टेट थी? जम्मू कश्मीर एक, बिहार दो, गुजरात तीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
टू बी रिमेंबर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात, इनमें डिक्लाइन हुआ था सेक्स रेशो में, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन सी स्टेट में थी? तो केरला में। केरला में सेक्स रेशो सबसे ज्यादा थी 1084, किसमें? केरला में। और अगर यूटीज में बात करूं, यूटीज में सबसे बड़ी किस में सेक्स रेशो बड़ी है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कितनी है? 1038, ठीक है, 1038। और सबसे कम किस में है? सबसे कम हरियाणा में थी। किस में है? सबसे कम हरियाणा में थी सेक्स रेशो। सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो किस में थी? हरियाणा में थी। कितनी? हरियाणा में थी 879। लेकिन स्टेट्स में ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेट्स में सबसे कम जो है हरियाणा में, कितनी है? 879। कौन सी स्टेट में है? हरियाणा में 879 स्टेट्स में। बट ओवरऑल सबसे कम सेक्स रेशो किस में है? सेक्स रेशो है दमन दीव में। किस में है? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव आपको पता क्या है कि यूटी है, तो सबसे कम उसमें कितनी? 618। ये पॉइंट भी आपने याद रखना एग्जाम में पूछे, क्योंकि दमन एंड दीव के मेल जो है माइग्रेट बहुत करते हैं, इसलिए वहां पर सेक्स रेशो बहुत कम है, ठीक है। अब ये है चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है, मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, वो 914 है इंडिया में, ठीक है। और लिटरेसी रेट जो है वो 64% से बढ़ के 74% हो गया। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मेल की पॉपुलेशन 52%, फीमेल की 48%, ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। फिर मैंने आपको बोला कि 3 स्टेट्स ऐसी हैं बड़ी जिनमें डिक्लाइन हुआ है सेक्स रेशो में, जे के, बिहार एंड गुजरात। फिर मैं बताया केरला की सबसे ज्यादा है सेक्स रेशो 1084, ठीक है। उसके बाद यूटीज में पुडुचेरी। बट अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सबसे कम जो है हरियाणा में है, और अगर मैं बात करूं यूटीज में तो सबसे कम दमन एंड दीव की 618 ओनली। और चाइल्ड सेक्स रेशो है 914 थी, ठीक है। 0 से 6 साल के बच्चों। लिटरेसी रेट जो है वो 74% जो है पहुंच गया। ये पॉइंट आपको याद रखना था, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो पहले हम सेंसस की कुछ चीजें देखेंगे 2011 की, फिर जो अब सेंसस होने जा रहा है 2026-27 वाला, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपने मैच द फॉलोइंग करना, करो वीडियो पॉज और करो मैच। बताओ, आपने यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेट में क्या फीचर है। सबसे पहला हरियाणा के बारे में क्या हो सकता है? हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, और डिकेड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ उस स्टेट में हुई है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लोवेस्ट सेक्स रेशियो, यही है ना यार हरियाणा का, अभी मैंने आपको बताया लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट में सबसे कम हरियाणा के 879 के अराउंड मैंने आपको बताई। बट अगर यूटी बोला होता, यूटी की बात होती, अगर यूटी भी यहाँ पे लिखी हो, तो तब सबसे कम किसकी है? दमन एंड दीव की 618, ये याद कर। सेकंड, मेघालय के बारे में आप ये चीज याद रखोगे, मेघालय की जो इंपॉर्टेंट फीचर है, मेघालय एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। कितने परसेंट हुआ है? 27.8%। कितने हुए? 27.8%। ओवरऑल इंडिया 17.7% ग्रो किया है, उसमें 27.8% डिकेडल ग्रोथ किसमें हुई है? मेघालय में हुई है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ये हम देख चुके हैं। कितना लिटरेसी रेट है केरला का? 94% केरला का लिटरेसी रेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किसमें हुई है? नागालैंड की, ये आपने याद है। नागालैंड में नेगेटिव वाली मतलब पॉपुलेशन कम हुई है एक किस्म से 0.58%, मतलब वो भी नेगेटिव वाली। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव किस स्टेट में रही है? नागालैंड वाली स्टेट में रही है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। बट यहाँ पर आपको मैंने ये चीज तो बता दी कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, कितना? 94%, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये स्टेट्स में हो गया। बट अगर यूटीज में पूछे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस में है? तो यूटी में पूछे तो किस में है? लक्षद्वीप में। किसमें है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का कितना है? 92%, ठीक है, 92%। ये जो फैक्ट्स बता रहे हो ना, ये लिख लो कहीं पर, ये याद कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज क्यों बताना था मैंने। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? 2011 सेंसस के मुताबिक सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर था? पहले ही देख लिया हमने, हरियाणा में। अगर पूछे यूटीज में तो दमन एंड दीव, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसमें था भाई? अभी बता दिया आपको किसमें था। अगर मैं यूटीज में बात करूं, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 92% के अराउंड। और अगर मैं बात करूं स्टेट्स में, तो केरला स्टेट हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कितना? 94% के अराउंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? देखो, किस स्टेट में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुई है, इनमें से हमें बताना। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सबसे ज्यादा हुई मेघालय में, ठीक है। मेघालय में हुई सबसे ज्यादा। मेघालय में कितनी हुई? 27.8%, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई 26%। कितनी हुई? 26%। उसके बाद हमारी बिहार में हुई, बिहार में हुई 25.1%। कितनी हुई? 25.1%। अब आपके ऑप्शन देखो, इसमें बिहार है, राजस्थान, यूपी, मेघालय। तो आप बताओ किस में होगी हाईएस्ट? डिकेडल, डिकेडल बोल रहा हूँ, डिकेड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस में हुई है? तो मेघालय में हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पूछे कि हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किस में हुई है, तो मेघालय में हुई है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी हुआ है कि इंडिया में जो सेंसस है वो कौन कंडक्ट करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या नीति आयोग या होम मिनिस्ट्री का स्टैटिस्टिकल विंग। ठीक है, तो कौन करवाता है सेंसस इंडिया का, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशनर ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहली बात, ये किसके अंडर आता है, ये एमएचए के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है सेंसस को करवाना। प्रेजेंटली कौन है हमारे रजिस्ट्रार जनरल, हमारे प्रेजेंटली है मृत्युंजय मृत्युंजय कुमार नारायणा। ठीक है, इनका नाम है, आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये बेसिकली एट प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल है। अब कई बार एग्जाम में पूछता है कि जब 2011 का सेंसस हुआ था तब कौन थे रजिस्ट्रार जनरल, ये पूछता है। तो तब थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। क्या नाम था उनका, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये भी याद कर लेना कि जब 2011 का सेंसस हुआ था तब डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। एट प्रेजेंटली कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायणा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ इंडियन सेंसस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखो सबसे पहली बात, इंडिया में जो सेंसस होता है वो एक डिकेडल प्रोसेस है, मतलब 10 सालों में एक बार होता है। ठीक है, 10 ईयर्स में होता है, 10 ईयर्स में होता है, ये आपने याद रखना है। किसके तहत होता है, हमारा एक सेंसस एक्ट आया था, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, उसके तहत हम सेंसस करवाते हैं। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 246, वो सेंसस के साथ डील करता है। और दूसरा, हमारी, आपको पता है अगर आपने शेड्यूल अच्छे से पढ़े, आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल, उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन सब्जेक्ट जो है, वहां पर हमारा सेंसस आता है और इसका सीरियल नंबर 69 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कि पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हमारे इंडिया का जो सेंसस है वो डिकेडल प्रोसेस है, मतलब 10 सालों में एक बार होता है। किसके तहत होता है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 इसके साथ डील करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 शेड्यूल है उसके अंदर ये कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। और यूनियन लिस्ट में कौन से सीरियल नंबर पे है, 69 पे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो कौन से शेड्यूल में है, 7 शेड्यूल में, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में पहला सेंसस क्या कब हुआ था, 1872 में इंडिया में पहला सेंसस हुआ था, बट वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। ठीक है, पहली बात, वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। पहला कंप्लीट सेंसस इंडिया में कब हुआ था, 1881 में। इसको बोला जाता है फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब जो सेंसस हुआ हमारा 2011 वाला सेंसस। ठीक है, अब ये कौन से नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे, 15th नंबर का ये सेंसस था। बट मैं कब से काउंट करूंगा, 1881 से लेके चलूं। बट अगर मैं इंडिपेंडेंस से लेके चलूं तो इंडिपेंडेंस से ये कौन से नंबर वाला सेंसस था, 7th नंबर वाला सेंसस था। ठीक है, और ये जो 2011 का सेंसस था इसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इसको बोला गया था। ठीक है, दिस इज क्लियर। वापस बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी मैंने बताई। सेंसस जो है कौन कंडक्ट करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। थर्ड, हमारा सेंसस किसके तहत कंडक्ट होता है, सेंसस एक्ट 1948। एट प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। और 2011 में कौन थे, सी चंद्रमौली। फिर हमने देखा कि क्या सेंसस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ, बिल्कुल आर्टिकल 246 इसके साथ डील करता है। और जो हमारा 7 शेड्यूल है उसमें यूनियन सब्जेक्ट के अंदर इसकी 69th एंट्री है। ठीक है, और जो हमारा सेंसस 2011 का हुआ था जिसको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस बोलते हैं, वो 15वें नंबर का सेंसस था। बट इंडिपेंडेंस से बात करें, इंडिपेंडेंस से कौन से नंबर वाला था, 7वें नंबर वाला था। पहला सेंसस इंडिया में 1872 को हुआ था, 1872 को हुआ था। बट वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, पहला कंप्लीट सेंसस 1881 वाला था। ठीक है, दिस इज क्लियर, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अभी पीछे रिसेंट किसी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द लॉन्गेस्ट गैप बिटवीन टू सेंसस ईयर इन इंडिया ऑकर ड्यू टू। देखो इंडिया में सेंसस, नॉर्मली सेंसस 10 सालों में होता है। ठीक है, डिकेडल प्रोसेस है। बट इन्हीं दो सेंसस के बीच में सबसे ज्यादा गैप कब पड़ा, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी स्टेट्स की, तब पड़ा था। 50-60s की बात करें, 1950-60 की, जब कोविड 19 पैंडेमिक आया तब पड़ा, या वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी जब 1939 से लेकर 45 तक तब पड़ा, या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जब हुआ था, मतलब 1991 की इकोनॉमिक सेंसस तब पड़ा। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा दो सेंसस के बीच में गैप पड़ा है, पैंडेमिक कोविड 19। देखो हमारा सेंसस हुआ था 2011 और अभी तक वापस कोई सेंसस नहीं हुआ। सेंसस का प्लान है 2027 में। ठीक है, अगले साल सेंसस होने जा रहा है। तो कितने सालों के बाद सेंसस हो रहा है, 16 ईयर के बाद। तो ये सबसे बड़ा जो है बेसिकली गैप पड़ा है, तो ये याद करना, पेंडेमिक कोविड 19। ठीक है, अब ये जो सेंसस होने जा रहा है, ये सेंसस कब होगा,
2026-27 में होगा, ठीक है, सेंसस नेक्स्ट ईयर। उसके बाद अब मैं बताता हूँ 2000 जो सेंसस होने जा, ये कौन सा सेंसस होगा, 60th नंबर वाला। 2011 वाला 15वें नंबर का, तो ये 16वें नंबर का ही होगा। ये दो फेजेस में होगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लो, पुराना डेटा आपको सबको पता है 2011 सेंसस का। अब जो होने जा रहा है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये दो फेजेस में होगा। दो फेजेस में क्यों होगा सर, हमारे कुछ एरियाज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर लगा लो, हिमाचल को लगा लो, इस एरिया में सेंसस जो है अक्टूबर में होगा, इसी अगले साल अक्टूबर में होगा। क्यों? क्योंकि ये स्नो बाउंड एरियाज है, यहाँ पे बर्फ बर्फ पड़ जाती है, तो इसका जो है हम जल्दी करवा लेंगे, ठीक है, अक्टूबर करवा लेंगे। और जो हमारा बाकी इंडिया ओवरऑल बचेगा, उसका सेंसस कब होगा, मार्च में होगा। कौन से महीने में होगा, मार्च के महीने में होगा, मार्च 2027 में होगा। या अक्टूबर 26 में होगा, या मार्च 2027 में होगा रेस्ट ऑफ इंडिया में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब और क्या फीचर्स हैं इस सेंसस के बारे में, वो भी लिख देता हूँ यहाँ के, रुको मुझे जगह ढूंढना। हाँ, यहाँ पे बताता हूँ और क्या फीचर है इस सेंसस के बारे में। देखो, पहली बार नेशन वाइड कास्ट का एन्यूमरेशन होगा, मतलब लोगों की कास्ट वास्ट जो है वो लिखी जाएगी, पूछी जाएगी और कास्ट भरी जाएगी, ठीक है। तो पहली बार नेशन वाइड कास्ट जो है एन्यूमरेशन होगी। 1931 से लेकर अभी तक ये नहीं हुआ, 1931 में हुआ था, तो उसके बाद पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन हो जाएगी। ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, मतलब अब सिर्फ पेपर में नहीं, पहले जैसे नोट करते थे ना, अब पेपर मोड भी होगा, बट डिजिटल भी होगा, साथ में ऐप में भी आपका जो डेटा है वो लिया जाएगा। तो ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन है। सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन मतलब, जब मैं स्टैट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा इन्यूमरेशन क्या होता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे सेंसस में खुद की डिटेल खुद ही भरनी है, तो मेरे को वो ऑप्शन दिया जाएगा कि मैं खुद ही, मतलब क्या करूंगा, इनके पोर्टल पे जाके या अपनी मोबाइल कोई ऐप होगी, उसमें जाके मैं खुद ही अपनी डिटेल भर सकता हूँ। मेरा नाम ये है, मेरी एज है, मैं ये करता हूँ, दिस दैट, जो सेंसस में डेटा लिया जाता है वो आप खुद भी भर सकते हो, मेरी कास्ट ये है, ठीक है। उसके बाद एक एडवांस मॉनिटरिंग भी होगी, और हमेशा सुपरविजन के साथ इस डेटा को जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने इस सेंसस के बारे में याद रखना है। मैंने आपको बता दिया सेंसस कब होने जा रहा है, 2026-27 में, दो फेज में। अक्टूबर 26 वाला स्नो बाउंड एरिया, मतलब जहां पर बर्फ पड़ती है, और जहां पर नहीं पड़ती है वो 2027 मार्च में। इसमें कास्ट इन्यूमरेशन होगा, पहली बात, कास्ट जो है वो सबकी पूछी जाएगी, वहां पे रिकॉर्ड की जाएगी। डिजिटल सेंसस होगा, क्योंकि पेन भी होगा, मतलब पेपर में भी लिया जाएगा और डिजिटली भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी है, कि कोई अगर पढ़ा लिखा है वो खुद भरना चाहता है तो खुद अपनी डिटेल्स भी भर सकता है, ठीक है। ये फीचर आपने याद रखने, कुछ इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इजीली कर लोगे। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो सेंसस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन में, आर्टिकल 246 करेक्ट है, आर्टिकल 280 नहीं, 340 नहीं, बट ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 246 भी डील करता है, और 7 शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में भी 69 एंट्री में है, ठीक है। तो ये दोनों कवर हो गए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखो यार, मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता रहा हूँ, बट आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में गया, आपको वहां पर पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर खुद सोचना है, और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनना है। यार ये एक रिकॉर्डेड वीडियो कौन सी लाइव है कि मैं भाग रहा हूँ आगे। आप पहले खुद सोचोगे, अपने दिमाग को यूज करो। सुबह से मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है, आपने दिन को कुछ तो पढ़ा होगा ना, मैंने आपको शेयर भी किया था, यहाँ यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब आपका टेस्ट करने का टाइम, अभी भी आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं वीडियो के एंड में डेमोग्राफी की एक जो है वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना, वहां से भी आपको चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड। मैंने आपको बोला इंडिया में सबसे पहला सेंसस 1872 में, जो तब वाइसरॉय था मयो, लॉर्ड मयो जो था, इसने करवाने की कोशिश करी थी। बट ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, इसको बोलते हैं पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस। क्या बोलते हैं, नॉन सिंक्रोनस सेंसस। तो ये नॉन सिंक्रोनस नहीं पूछा, ये पूछा पहला सिंक्रोनस सेंसस इंडिया में कब हुआ था, तो ये मैंने आपको बताया 1881 में हुआ था। बट इंपॉर्टेंट चीज, तब सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो तब सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया डब्ल्यूसी प्लाउडर थे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लेता कई बार, तो ये याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपके सेंसस, नया सेंसस जो होने वाला है, सेंसस के फीचर्स, ये वो सेंसस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं, थोड़े डेमोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिपेंडेंसी रेशियो रिलेट। देखो हमारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंसी रेशियो किसे कहते हैं। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन टू वर्किंग पॉपुलेशन, मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन, एडल्ट टू चाइल्ड पॉपुलेशन। बताओ। देखो पहले आप ये समझो डिपेंडेंसी वर्ड का मतलब क्या है। डिपेंडेंसी का मतलब जो डिपेंड है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम मानो अभी तुम एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, बट फिर भी घर पे कुछ ना कुछ तो काम करते हो ना। अब जो मान लो जिसकी उम्र, जिसने बच्चे ने जन्म लिया, या जो 14 साल का बच्चा है, उसके बीच वाले जो बच्चे हैं, वो क्या खुद अपनी परवरिश कर सकते हैं? नहीं, वो किसी ना किसी पे डिपेंड है। उसी तरह
जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है वो भी किसी पे डिपेंड है, ठीक है, ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है उस पॉपुलेशन पे जो 15 से 64 साल के बीच में है। तो ये जो रेशियो है ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं बेसिकली डिपेंडेंसी रेशियो। तो ये याद कर लें क्या है। हम डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसा बच्चा जो 14 साल से नीचे है तो वो डिपेंडेंट है, और एक ऐसा बुजुर्ग जो 65 एज से ऊपर है वो भी डिपेंडेंट है। और वर्किंग पॉपुलेशन हम बोलते हैं 15 से 64 साल के बीच में। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो वो जो चीज आती है दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। अभी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बट नियर बाय फ्यूचर में इंडिया की जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, फिर मुश्किल हो जाती है इन चीजों को संभालना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द नेट रिप्रोडक्टिव रेट इक्वल्स वन। देखो एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में क्या फर्क है। अभी पीछे मैं किसी पेपर में डिस्कशन कर रहा था। बट अगर आप क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, वो यहाँ पर ये दे सकता है कि अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू 1 है तो बताओ इसका मतलब क्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, ईच वुमन एग्जैक्टली रिप्लेस करिए खुद को, फर्टिलिटी रेट 0 है, ठीक है। बताओ नेट रिप्रोडक्टिव रेट जब 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तभी पढ़ा रहा हूँ यार। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एनआरआर जीआरआर में फर्क क्या है, मैच द फॉलोइंग में, बट वो तो मैंने समझाया था। आई थिंक पीछे जूनियर असिस्टेंट में ही आया था। बट अगर आप पूछ ले कि एनआरआर और जीआरआर एनआरआर 1 के बराबर है तो उसका क्या मतलब है, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक है आपका, ध्यान से सुनना, एक है आपका जीआरआर। जीआरआर स्टैंड फॉर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। और एनआरआर जो है वो नेट रिप्रोडक्शन रेट है। फर्क क्या है? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हमें बताता है कि कितनी डॉटर्स, सुनना, कितनी डॉटर्स को एक वुमन जो है वो जन्म देती है अपनी चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में। देखो एक वुमन की चाइल्ड बियरिंग ईयर्स मान लो 15 से लेकर 49 साल तक है, ठीक है। उसके बीच में एक वुमन जो है वो कितनी लड़कियों को, जो बेसिकली डॉटर्स हैं, उनको जो है जन्म देती है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। क्यों लड़कियां डॉटर्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि डॉटर ने ही तो आगे फर्टिलिटी करनी है, ठीक है, तो डॉटर ही आगे फर्टाइल होंगी। तो बेसिकली एक, ध्यान से सुनो, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट किसी कंट्री का ये कहता है कि एक वुमेन जो है अगर वो अपनी चाइल्ड बियरिंग, तो जब वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उस चाइल्ड बियरिंग ईयर तक रहती है, उस चाइल्ड बियरिंग ईयर तक वो कितने बच्चों को, जो बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स को एक वुमेन जो है वो जन्म दे सकती है, ठीक है, उसके उसको बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। अब एक चीज होती है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। मान लो एक एक मदर है, उसने बच्ची को जन्म दिया, बट बच्ची को जन्म देते ही उस मदर की डेथ होगी, ठीक है। अब ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में हम इस चीज को काउंट नहीं करते, बट नेट रिप्रोडक्टिव रेट में हम डेथ्स को भी काउंट करते हैं कि अगर मदर की डेथ हो जाती है तो भाई अब नेक्स्ट ईयर वो मदर तो फर्टाइल नहीं ना हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो बेसिकली नेट रिप्रोडक्टिव रेट में हम मोर्टेलिटी को भी कंसिडर, डेथ को भी कंसिडर करते हैं। तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में डेथ कंसिडर नहीं होती है, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट में डेथ्स भी कंसीडर होती है अगर मदर की डेथ हो जाती है। तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट होता है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन बेसिकली गिव राइज टू इन हर चाइल्ड बेयरिंग स्टेज। यहाँ पे डेथ्स का कंसेप्ट नहीं है। और नेट रिप्रोडक्टिव रेट की हम बात करते हैं तो वो बेसिकली फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी, मतलब बेटियों को तो जन्म देना है, बट अगर मदर की डेथ हो रही है तो उसको भी कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली नेट रिप्रोडक्टिव रेट का कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट की वैल्यू 1 है या 1 से ज्यादा, देखो जब भी नेट रिप्रोडक्टिव रेट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, मतलब ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट जब 1 से ज्यादा है, इसका मतलब एक वुमन ज्यादा डॉटर्स को जन्म दे पा रही है, उसकी डेथ्स कम हो रही है, तो वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज ग्रेटर देन 1। अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज लेस देन 1, इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि बच्चियां कम जन्म हो रही है। मान लो एक बच्ची के जन्म पे मान लो 3-4 मदर्स डेथ हो जा रही है, तो वो उसका नेट रिप्रोडक्टिव रेट कम है, ठीक है। तो बेसिकली नेट रिप्रोडक्टिव रेट लेस देन 1 होगा, वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करिए। और जब भी नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 के बराबर, इसका मतलब होता है कि हर एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन को क्या करिए, रिप्लेस करिए, मतलब ईच वुमन एग्जैक्टली जो है बेसिकली रिप्लेस करिए खुद को ही, ठीक है। मतलब नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब है कि एक माँ जो है एक ही बेटी को जन्म दे रही है और माँ की डेथ हो रही है, तो वो बेसिकली एग्जैक्टली रिप्लेस करिए पॉपुलेशन को। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप कवर कर लोगे, ठीक है। क्या सिर्फ एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है? नहीं, डेमोग्राफी के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। मैं थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आप कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का कंसेप्ट पता चल गया।
एक चीज होती है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। क्रूड बर्थ रेट होता है मतलब एक बेसिकली एक कितने बर्थ हो रहे हैं पर 1000 पीपल, मतलब मान लो हमारी 1000 पॉपुलेशन हम लेते हैं, 1000 पॉपुलेशन ले रहे हैं, पॉपुलेशन में मतलब लड़का लड़कियां सब ले रहे हैं, ठीक है। उसमें कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, 1000 पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। इसी तरह होता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट होता है कितनी डेथ्स हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, मतलब 1000 अगर मैं पॉपुलेशन ले लेता हूं, उस 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, ठीक है, वो होता है क्रूड डेथ रेट। एक चीज होती है, देखो क्रूड बर्थ रेट ना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, क्यों? ये बोलता है नंबर ऑफ कितने जन्म हो रहे पर 1000 पॉपुलेशन। भाई वो जो 1000 पॉपुलेशन है उसमें तुम लड़कों को भी कंसीडर कर रहे हो, उन लड़कियों को भी कंसीडर कर रहे हो जो अभी किसी खुद बच्ची हैं, उनको भी कंसीडर कर रहे हो जिनकी एज 60 से ज्यादा है। अब 60 से ज्यादा जिस लेडी की एज है वो तो बच्चे को जन्म नहीं ना दे सकती, तो क्रूड बर्थ रेट एग्जैक्ट डेटा नहीं देता, इसलिए एक कंसेप्ट आता है जनरल फर्टिलिटी रेट का। जनरल फर्टिलिटी रेट होता है कि कितने बर्थ हुए बच्चों के, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर पॉपुलेशन लेते हैं वुमेन की, बट वो वुमेन जिनकी एज 15 से 49 साल के बीच में है। क्यों? ये हम वो एज मानते हैं जहां पर एक जो औरत है वो बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉस फर्टिलिटी, जनरल फर्टिलिटी रेट। क्या? जनरल फर्टिलिटी रेट, जीएफआर। तो इसके बारे में याद कर लेना, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, पहले मैंने आपको एक ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट समझाया। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट होता है कि एक जो वुमेन है अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज में कितनी लड़कियों को जन्म देती है, ठीक है। नेट रिप्रोडक्टिव एज में हम ये तो लेते ही हैं कि एक वुमन कितनी लड़कियों को जन्म लेती है, बट हम वहां पर उस मदर की डेथ को भी कंसीडर करते हैं कि वो भी मर गई कि बच गई, ये भी हम कंसीडर करते हैं। इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एनआरआर की एक से कम है तो डिक्रीज हो रही है, इक्वल है तो वो रिप्लेस हो रही है पॉपुलेशन। फिर हमने देखा एक चीज होती है क्रूड बर्थ है, तो कितने बच्चों का जन्म होता है पर 1000 पॉपुलेशन, क्रूड बर्थ रेट, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने में हम 1000 पॉपुलेशन ले रहे हैं, पॉपुलेशन में तो लड़के भी आते हैं, ठीक है। इसलिए हमने एक कंसेप्ट निकाला है जिसका नाम रखा हमने जनरल फर्टिलिटी। वो बताता है कि कितने बच्चों का जन्म हो रहा है पर 1000 वो वुमेन जो बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्रूड डेथ रेट के बारे में समझा। एक हमने समझा है, एक कंसेप्ट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट होता है बच्चे, कौन सा बच्चा जिनकी एज 1 साल से कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि पर 1000 जो लाइव बर्थ हुए, मतलब पर 1000 जो बच्चों का जन्म हुआ उनमें से कितने बच्चों की डेथ होगी जिनकी उम्र 1 साल से कम थी, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भाई ये जो मैं समझा रहा हूँ ना ये पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हर एक जगह में पर 1000 पॉपुलेशन है, बट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आप पर 1000 पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, पर लाख पॉपुलेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? पर लाख पॉपुलेशन। मैटरनल होता है मदर, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मतलब एक बच्चे को जन्म देते देते कितनी मैटरनल डेथ्स हो जाती है, एक मदर की डेथ हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये पर लाख पॉपुलेशन में कैलकुलेशन होती है, ना कि पर 1000 पॉपुलेशन में। ये पॉइंट आप याद कर लेना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक कंसेप्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि एवरेज एक इंडिविजुअल कितने साल तक जिएगा, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इंडिया में 70 साल है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी, कि एवरेज एक पर्सन जो है कितने साल तक जिएगा। अब एक होता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो कितनी है 940। फिर एक है चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो मैंने अभी आपको बताई थी कि 0 से 6 साल के बच्चे कितने हैं पर 1000 की रेशियो में, ठीक है। तो वो बोलते हैं हम चाइल्ड सेक्स रेशियो। वो इंडिया की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी? 914 थी, ठीक है, ये भी आपने याद। फिर डिपेंडेंसी रेशियो भी मैंने आपको बता दी, यही कुछ है। तो एक होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बच्चे एंड बुजुर्ग, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्टेज में, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो ये पॉइंट कुछ याद कर लेना, एग्जाम में आए तो अब आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेक्स्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट विल बी कंडक्टेड इंटायरली थ्रू ऑनलाइन फॉर्म्स, नहीं, मैंने कहा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है डिजिटल है बट ऑफलाइन भी चलेगा। इन्यूमरेटर विल नॉट विजिट हाउस होल्ड, वो घर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, फिर तो सबके थोड़ी हो जाएंगे। बोथ डिजिटल एंड पेपर मोड में भी यूज व्हेन रिक्वायर्ड, बिल्कुल यही है इसकी खासियत कि दोनों, बट मुझे लगता है अगले सेंसस तक पूरा डिजिटल हो जाएगा। द नेक्स्ट सेंसस विल बी द हाउ मैनी सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1881, से कौन से नंबर वाला सेंसस? देखो 2011 वाला 15वां नंबर था, तो अब कौन सा होगा? 16 नंबर वाला सेंसस होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। और एक टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डेमोग्राफिक, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये आपको खुद करना है।
खुद क्या करना, मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप डेमोग्राफी वीडियो देखोगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली सारा बताया जाएगा। इंडिया कौन सी स्टेज में था, कौन सी एक्सपेंडिंग कब हुआ, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है कि इंडिया में कब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कब से स्टार्ट हुई, वो सब चीजें मैंने पढ़ाया। अगर मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको देख लेना। बाकी इसके बाद डेमोग्राफी वाली वीडियो अगर आपने मॉर्निंग वाली देखी होगी तो उसमें शायद मैंने पढ़ाया होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वहां पर पढ़ाया होगा। तो आज आपने आई होप डेमोग्राफी और सेंसस के रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन किए होंगे और कुछ चीजें समझी होंगी। बाकी कल मॉर्निंग में ही 11-12 बजे तक आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं आपको मॉक टेस्ट शेड्यूल, आपका पहला मॉक टेस्ट मैंने 29 तारीख को रखा है, 29 दिसंबर, सेक्शनल टेस्ट रखा है जीके का। मैं आपको शेड्यूल भी कल तक सुबह प्रोवाइड कर दूंगा, और कैसे आप उसमें आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो वो भी बता दूंगा। और मॉक टेस्ट जो आपका होगा वो बिल्कुल मैंने इसी तरह से रखा है जैसे मैं पढ़ा, जैसे पहले मैं जीके इंडिया के पढ़ा हूं, तो पहले सेक्शनल टेस्ट में जीके इंडिया के रखें। तो आप लेक्चर्स को मिस मत करो, इन लेक्चर्स को भी पढ़ो, और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको कल सुबह तक इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आए तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाओ, वहां पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहीं शेयर करता हूँ। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पिछले 4 दिनों में जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं एमसीक्यू का रिवीजन सेशन, उनको कवर करो। यूट्यूब में सभी टॉपिक्स की आपके प्लेलिस्ट पड़ी है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं हो। अगर आपको मान लो कोई टॉपिक पढ़ना आपको नहीं समझ आया, उस टॉपिक का नाम लिखो आगे, वेटिंग क्लास से लिखो, आपको उसके रिलेटेड लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।